हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर प्रकाश और उसका परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आता है ये प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसके वजह से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर हम लोग यूं कहें कि ये हम लोगों को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी वस्तु कैसे देख पाते हैं भाई? तो कोई भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, कोई प्रकाश उस वस्तु में टकराता है। ठीक है, उस प्रकाश का टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग कभी इमेजिन किए कोई भी वस्तु को हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं पड़ता है। कोई भी वस्तु जो अंधेरे में रहता है उसमें प्रकाश नहीं पड़ता है, उसे टकरा के हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और दूसरा बात क्या होता है, जैसे अगर हम लोग उसमें टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश उसमें पड़ता है, और प्रकाश उस पड़ने के बाद हम लोगों की आंखों तक पहुंचता है, तो हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है इसके स्रोत क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? दो तरीके का स्रोत होता है, एक होते हैं चमकदार वस्तुएं और दूसरे क्या होते हैं? गैर चमकदार वस्तुएं। तो ये चमकदार वस्तुएं क्या है? तो चमकदार वस्तुएं वैसे वस्तुओं को बोलते हैं जिसका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिसका अपना प्रकाश होगा हम लोग उसको चमकदार वस्तुएं कहेंगे। इंग्लिश से बोला जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चमकदार वस्तुएं का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, टॉर्च है, बल्ब है, कैंडल है। ठीक है, ये सब क्या है? सभी चमकदार वस्तुएं, इनका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, ये अपने प्रकाश से चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। ठीक है, इन सभी का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। अब बात आता है गैर चमकदार वस्तुओं की। तो ये जो गैर चमकदार वस्तुएं हैं ये क्या हैं? ठीक है, गैर चमकदार वस्तु वैसी वस्तुओं को बोलेंगे जो अपना प्रकाश से नहीं चमकता, मतलब दूसरों के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, जैसे क्या है? सबसे पहला उदाहरण तो आपका होगा चांद, क्योंकि वो सन के मतलब सूरज के रोशनी से क्या होता है? चमकता है। तो ठीक है भाई, चांद तो है। और क्या है? दूसरा उदाहरण आप सोचते रह जाइएगा, लेकिन बात ऐसा है कि दूसरा उदाहरण हम लोगों के पास बहुत सारा है। ठीक है, जो भी हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, चाहे पेन हो, कॉपी हो, टेबल, चेयर, कुर्सी, जो भी चीज है अपने घर में, सारा चीज, या फिर आपका कपड़ा हो, या फिर आपका घड़ी हो, या फिर कुछ भी चीज हो, सारा चीज क्या है? गैर चमकदार वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के प्रकाश से चमकता है, तभी जाके हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब वो नहीं चमकेगा तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है? जब तक उससे प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम लोगों को वो चीज दिखाई नहीं देगा। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझ के देखिए, अगर कोई भी चीज अंधेरे में रखा हुआ हो तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं पड़ता है। प्रकाश पड़ेगा और हम लोगों के आंखों तक वो परावर्तित होके पहुंचेगा, तभी जाके हम लोगों को वो दिखाई पड़ता है। तो इतना सारा बेसिक जानने के बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश तथा प्रकाश का अपवर्तन। और हाँ, एक चीज, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका पार्ट 1 करेंगे, और पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के बारे में। पार्ट 2 इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे रहेगा, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को प्रकाश का कुछ जो गुणधर्म है उसके बारे में जानना जरूरी है। क्या क्या गुणधर्म है भाई? तो सबसे पहला जो गुणधर्म है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुणधर्म क्या है? प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रेवल करने के लिए या फिर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा गुणधर्म क्या है? प्रकाश जो है कोई भी वस्तु, कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु, मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, वैसे वस्तुओं का क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? छाया बनाता है। प्रतिबिंब नहीं, छाया बनाता है। ठीक है, चौथा जो गुणधर्म है वो क्या है? प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में या फिर वायु में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, टकरा के वापस लौट जाती है, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी एक सतह है। ठीक है, कोई भी एक चमकीला सतह है।
ठीक है, इसमें प्रकाश का किरण आएगा, ये टकरा के वापस लौट जाएगा, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो आता है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, जो जाता है टकरा के जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराता है उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परावर्तन से क्या समझे, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया, जो आपतित किरण होती है वो आती है किसी चमकीली सतह से टकराती है, फिर क्या होती है, वापस लौट जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है मतलब आती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। और आपतन बिंदु पर एक लंब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लंब बनाया जाता है, और इस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, और इसको सूचित किया जाता है एन से। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल, इसलिए इसको सूचित किया जाता है नॉर्मल मतलब एन से। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके नियम। ठीक है, प्रकाश परावर्तन में कुछ कुछ नियम भी है। तो क्या नियम है, सबसे पहला जो नियम है वो बोलता है जो आपतित किरण होगा और परावर्तित किरण होगा तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। क्या होंगे, तीनों जो है वो एक ही तल पर होंगे। देखिए यहाँ पे एक ही तल पे है। ठीक है, ये तल हो गया, इस पे क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल पर होंगे। ये था क्या, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, जो आपतन किरण और अभिलंब इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, उसको आई से, छोटा आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर, मतलब परावर्तित कोण या फिर परावर्तन कोण। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चाहे सतह जो है खुरदुरा सतह भी हो तो भी क्या होगा, ये जो नियम है प्रकाश परावर्तन का जो नियम है वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आके टकराया, ठीक है, तो इस सतह पर हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब बना देंगे। क्या करेंगे, एक अभिलंब बना देंगे। और मान के चलिए ये जो कोण है यहाँ पे 70 डिग्री से मुड़ गया। कितना डिग्री से मुड़ गया, 70 डिग्री से। तो ये जो टकरा के वापस जो लौटेगा ये भी कितने डिग्री से जाएगा, 70 डिग्री से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो सभी सतह के लिए वैलिड है। ठीक है, अब इस प्रकाश के परावर्तन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज और जानने का जरूरत है। जैसे प्रतिबिंब के बारे में जानना है। ये प्रतिबिंब क्या है, जब भी कोई परावर्तित किरण, ठीक है, जब भी कोई परावर्तित किरण, एक नहीं दो परावर्तित किरण कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होगी या फिर मिलती है। ठीक है, क्या होगी, ये तो मिलती हुई, देखिए सबसे पहला तो ये मिल गया, तो इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण परावर्तन किरण है, अगर इस बिंदु पर ये मिलता है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और अगर क्या होता है, कोई भी एक सतह है, यहां से टकरा के प्रकाश का किरण कुछ इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे जब बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ये मिलते हुए प्रतीत होगा। तो इस बिंदु पर ये मिल रहा है तो क्या होगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या है, दो किरण जहां पे मिलेगा या फिर मिलते हुए प्रतीत होगा वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
पहला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक और आभासी में क्या अंतर है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वहां जो प्रकाश का किरण है वो एक्चुअली जाके टकराता है, ठीक है, मतलब दो प्रकाश का किरण जाके टकराता है, वहीं पे क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? जहां पे टकराते हुए हम लोगों को प्रतीत होता है, मतलब एक्चुअली भी नहीं टकराता लेकिन टकराते हुए प्रतीत होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला क्या चीज बोले? सबसे पहला कि अगर डायरेक्टली दो प्रकाश का किरण जाके टकराएगा तो वहां पे क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और टकराते हुए प्रतीत होगा तो वहां पे क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा बनता है। हमेशा इस बात को याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। इज इट क्लियर? और एक चीज ये है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर, मतलब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था कुछ जो प्रतिबिंब है उसका बेसिक बातें। अब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण बेसिकली दो तरीके का दर्पण हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो है समतल दर्पण, और दूसरा जो है वो गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या है? समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं फेस देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, उससे बोला जाता है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण को हम लोग इस तरीके से निर्देशित करते हैं, इसका एक प्लेन लाइन पे और इधर उसका उल्टा साइड पे पॉलिश किया हुआ रहेगा, ठीक है। क्या किया रहेगा? पॉलिश किया रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक गोलीय दर्पण किसी भी एक गोले का भाग होता है, ठीक है। एक गोला मतलब बोल को अगर हम लोग बीच से काट दिया जाए तो वो दो भाग में बढ़ जाएगा, तो उस तरीके का मतलब गोलीय दर्पण का क्या होता है? सॉरी, जो गोला का भाग होता है क्या? गोलीय दर्पण। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समतल दर्पण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण जो है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इससे सेम इसी तरीके का यहाँ भी सिचुएशन होगा। कोई एक प्रकार, मतलब कोई भी एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। यहां से कोई एक प्रकार का किरण आया, ठीक है, कोई भी एक प्रकाश का किरण आया, यहाँ टकराया, टकरा के ये क्या हुआ? इधर वापस लौट गया। और एक चीज क्या हम लोग क्या सीखे अभी? प्रतिबिंब के लिए कम से कम कितना किरण होना चाहिए? दो किरण होना चाहिए। तो एक किरण हम लोग यहां से इसका सीधा सीधा ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक किरण इसका सीधा ले लेते हैं। तो ये 90 डिग्री पे आया और कितना डिग्री पे चला जाएगा? 90 पे आया तो सीधा जैसा आया वैसा ही वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये किरण तो इधर कभी नहीं मिलेगा और ये भी कभी इधर नहीं मिलेगा। ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये आपस में कभी भी एक्चुअली मीट तो नहीं करेगा, मतलब कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा? इसको हम लोग को इमेजिन करना होगा कि ये क्या हुआ? पीछे जाके मिल रहा है, ठीक है। पीछे जाके क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो कहां पे मिला? इस बिंदु पे मिला। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? इस बिंदु पे बनेगा। अब आप लोग बताइए कि ये कैसा प्रतिबिंब होगा? अभी हम लोगों ने प्रतिबिंब दो प्रकार के पढ़े, एक वास्तविक और एक आभासी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है? ऑफकोर्स ये हम लोग का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रकाश का किरण है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। हम लोग इसको इमेजिन किए और पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा के बनाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो कभी भी जो समतल दर्पण होता है उसमें हम लोग का आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अगर हम लोग आईने में अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है, आईने में अगर हम लोग अपने आप को देख रहे हैं तो हम लोग जैसे वहां से हट जाएंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब भी वहां से हट जाएगा। मतलब हम लोग उसको कोई पर्दा में प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। पर्दा में उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो हम लोग बात करते हैं कि समतल दर्पण है, इसकी प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला विशेषताएं क्या है कि ये आभासी तथा
उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा नहीं मतलब आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, इसका जितना हाइट होगा, ठीक है, इसका जितना हाइट होगा उतना ही हाइट इसका भी होगा, और जितना दूरी पे बनेगा, सॉरी जितना दूरी पे वस्तु रखा होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला जो इसका गुणधर्म सीखा वो है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वही समझ लीजिए क्या सीखा कि ये जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा क्या सीखा कि ये जो वस्तु है, वस्तु जितने दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। दूसरा, तीसरा चीज क्या सीखा हम लोगों ने? तीसरा चीज ये था कि ये जो प्रतिबिंब का जो हाइट होगा, मतलब जो ऊंचाई होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का क्या होता है? कुछ ऊंचाई तो होगा ना, आकार तो होगा ना, तो जिस आकार का वस्तु होगा उसी आकार का क्या होगा? प्रतिबिंब भी होगा। मतलब वस्तु जिस आकार का रहेगा उसी आकार का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये तीन चीज पढ़ा। और साथ ही साथ क्या, समतल दर्पण में हम लोग का पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब पार्श्व परिवर्तित होने का मतलब क्या होता है? जो बायां है वो दाहिना दिखाई पड़ता है, जो दाहिना है वो बायां दिखाई पड़ता है। आप लोग अगर इस चीज को नहीं ध्यान दिए तो आप लोग खुद जाके दर्पण के सामने खड़ा होके देखिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए, आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका मतलब अपना बायां हाथ उठाएगा, उस टाइप का आपको प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तित होना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग का ये जो समतल दर्पण है वो समाप्त होता है। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है भाई? समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं, या फिर जो सुनार का दुकान है वहां पे वो दर्पण लगाता है जिससे कि हम लोग का वो साफ साफ कोई भी चीज को देख सके, ठीक है। तो वैसे जगह पे इसका उपयोग होता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप लोग उसको कमेंट करके हमको बताइए। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो आइए जानते हैं गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा गोली मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है, ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और ये जो गोलीय दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक होते हैं उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होगा इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की ओर धसा हुआ होगा, ठीक है, और इसका बाहर की ओर में पेंट रहेगा, ठीक है। ये कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, मतलब अपने केंद्र की ओर वक्रित है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है। किधर वक्रित होता है? बाहर की ओर, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका केंद्र तो इधर होगा, ठीक है, इसलिए केंद्र से किधर वक्रित है? बाहर की ओर वक्रित है, तो इसमें केंद्र इसका इधर होगा, इसलिए केंद्र की ओर क्या है? वक्रित है, ठीक है, अंदर की ओर वक्रित है और ये बाहर की ओर वक्रित है। तो इस तरीके से ये अवतल दर्पण अंदर की ओर और ये उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या? इसका परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण, इसके बारे में हम लोग को आगे जानने से पहले इसका कुछ बेसिक टर्म जो है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्या है, कोई भी मतलब अवतल दर्पण ही है, चलिए ठीक है, क्या है ये? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको सूचित किया जाता है पी से। क्या सूचित किया जाता है? पी से। उसके बाद ये जो गोला बन रहा है, ठीक है, ये जो गोला बन रहा है इसका केंद्र को, ठीक है, इस गोला जो मतलब ये जो गोला होगा उसका केंद्र जो होगा, इस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र, और इसको सूचित करते हैं सी से। इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो कर्व है उसका सेंटर मतलब वक्रता केंद्र, मतलब वक्र का केंद्र, डेट इज कॉल्ड वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये हो गया हम लोग का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बात आता है ये जो रेखा है, ये जो रेखा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये जो रेखा क्या है? एक इमेजिनरी रेखा है। क्या है? एक इमेजिनरी रेखा है। और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। अब इसमें और एक टर्म आता है यहाँ पे, मतलब ये सी और पी, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक और चीज होता है, इसको लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब ये फोकस है, इस फोकस को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश का किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा और ये दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई प्रतीत भी हो सकती है, फिर फोकस से गुजरते हुए, मतलब गुजरती है। ठीक है, पहला क्या, या तो गुजरेगी या फिर गुजरते हुए प्रतीत होगी। जैसे अगर हम लोग उत्तल दर्पण इस तरीके से बनाए, ठीक है, तो यहां से कोई भी प्रकाश किरण समांतर आ गई, टकरा के इधर चला जाएगा, तो इधर तो ये कभी भी मुख्य अक्ष पे नहीं मिलेगा, इसको हम लोग क्या करना होगा, इधर आगे इस तरीके से बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे ये मिलते हुए प्रतीत होगी, तो ये हो जाएगा इसका फोकस। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना है कि कभी मिलते हुए प्रतीत भी हो सकती है या फिर मिलते हुए दिखाई भी देगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इज इट क्लियर? और ये जो मुख्य फोकस है ये केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी होता है। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, ये केंद्र से लेकर ध्रुव का जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोला जाता है, यहां से यहां तक का दूरी को आर बोला जाता है, मतलब वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। और ये जो एफ है इसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये जो एफ होता है ये हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो एफ है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होता है। ठीक है, तो इसमें जो किरण आ रहा है, आपतित किरण, जो जा रहा है परावर्तित किरण, ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये जो सीधा रेखा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और इसी मुख्य अक्ष पे क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो ये फोकस क्या होता है ये तो समझ ही गए, ये क्या है, ध्रुव है। इसमें एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, या फिर हिंदी में बोला जाता है द्वारक। ठीक है, क्या बोला जाता है, द्वारक। तो ये द्वारक क्या होता है, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ, मतलब इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो व्यास होगा, उसका लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। ठीक है, या फिर सिंपल सा बात यह समझिए कि जो परावर्तक पृष्ठ की जो लंबाई होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो ये सब था इसका बेसिक। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, इसका जो प्रकाश किरण के कुछ नियम होंगे। ठीक है, जो प्रकाश किरण इसमें आके टकराएगा उसका कुछ नियम होगा, तो क्या क्या नियम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके जो प्रतिबिंब कैसे इससे हम लोग प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं गोलीय दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम के बारे में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ लिए हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 नियम होते हैं, इसलिए मैंने 4 डायग्राम पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम है, अगर कोई, देखिए ये मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश का किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है, ठीक है, कोई भी प्रकाश का किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, क्या होगा, मुख्य फोकस से होके गुजरेगा, ये पहला नियम है। याद रखिएगा इस बात को। ये हम लोगों को जब इसका डायग्राम हम लोग जब बनाएंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो इस चीज का हम लोग का बहुत ज्यादा यूज होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जब भी कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा अवतल दर्पण में, तो टकराने के बाद वो कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा में क्या हो जाएगा। अगर कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के, मतलब फोकस से होके आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश का किरण अगर फोकस से होके आ रहा है तो ये टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। जस्ट इसका उल्टा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से, इसमें अगर फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये दोनों नियम याद रखना है। फिर आगे का ये और 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम क्या है, सबसे पहला बात, अगर कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होके आएगा, ठीक है, कहां से आएगा, वक्रता केंद्र से आएगा, तो ये टकरा के फिर से वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र से ही टकरा के क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये था तीसरा नियम। चौथा नियम क्या बोलता है, चौथा नियम है
अगर कोई प्रकाश का किरण अगर ध्रुव पर आता है, ठीक है, ध्रुव पर जितने कोण से आता है उतने ही कोण से ये क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। मतलब यहाँ जो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम था वो यहाँ पर भी वैलिड हो जाता है। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, वही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो प्रकाश का किरण आएगा अगर ध्रुव पे तो वो जितने कोण से आया था उतने ही कोण से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये थे 4 नियम जो अवतल दर्पण में हम लोगों को जानना था। अब हम लोग आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में जो किरण आरेख है उसका नियम क्या होगा, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है, तो वो टकरा के ऐसे लौट जाएगा जैसे लगे कि वो पीछे बढ़ाने से कहा जा रहा है, मुख्य फोकस से होके पार हो रहा है। मतलब ये एक्चुअली में नहीं टकराएगा, ठीक है, मुख्य फोकस पे आके नहीं मिलेगा, ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो पीछे फोकस से आके मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसको पीछे बढ़ाने पे कहाँ आके मिलेगा, फोकस पे। तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम सेम उसी टाइप से है, अगर कोई प्रकाश का किरण मुख्य फोकस पे आते हुए अगर प्रतीत हो रहा है, ठीक है, मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ से टकरा के वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, जैसा हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे सेम उसी टाइप से, बस उसमें एक्चुअली में होता था, इसमें क्या हो रहा है, बस प्रतीत हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होके मिल रहा है। अगर फोकस पे आएगा तो ऐसा मतलब ये क्या होगा, टकरा के सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, है ना। तो ये 2 नियम हो गया। तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम अगर हम लोगों का ये सी पे आते हुए प्रतीत होगा, कहां पे आते हुए प्रतीत होगा, सी मतलब वक्रता केंद्र पे, तो जैसा ये आएगा उसी रेखा से ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का तीसरा नियम। चौथा नियम फिर से उसी प्रकार से जैसा हम लोग का अवतल दर्पण में था कि जितने कोण से ये आएगा उतने ही कोण से ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कब, जब प्रकाश का किरण ध्रुव पर आएगा। कहां पे आएगा, ध्रुव पे आएगा। तो ये जो हम लोग 4 नियम पढ़े, इसी के उपयोग से, ठीक है, अवतल दर्पण का भी हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे अवतल दर्पण में, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है विभिन्न स्थितियों पर। यहाँ पे मैंने 6 स्थितियों का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहला स्थिति है क्या, वस्तु जब अनंत पे रहेगा उस समय उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का स्थिति बताना है, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, और सभी में ये ABC को मैं यहाँ पे मतलब सभी जगह पे नहीं लिखा हूँ, बस ये प्रतिबिंब की स्थिति सब में A होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति सब में B होगा, और प्रतिबिंब का आकार सब में क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात था। और सबसे पहला कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे। दूसरा रखे C से परे मतलब C से पीछे रखेंगे, फिर कहाँ पे रखेंगे, C पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ रखेंगे, ये C और F के बीच मतलब F तथा C के बीच रखेंगे, उसके बाद F पे रखेंगे, और लास्ट में कहाँ पे रखेंगे, P और F के बीच। ये 6 स्थिति बनता है हम लोग का अवतल दर्पण पे। तो आइए सब में हम लोग प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, आकार छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर हम लोग मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या फिर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला स्थिति है अनंत पर। जब वस्तु कोई अनंत पे होता है तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या किरण आएगी, समांतर किरण आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका समांतर तो जानते ही हैं, कुछ इस प्रकार से आएगा, और टकरा के मुख्य अक्ष के टकराने के बाद कहा जाता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। ठीक है, दूसरा किरण भी जो आएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, वो भी टकराने के बाद कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष से जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो किरण मिला कहां पे मिला, F पर। कहां पे मिला, F पर। तो जहां पे ये 2 किरण टकराने के बाद मिलता हुआ प्रतीत होगा या फिर मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। ये हम लोगों ने पहले से सीख रखा है। तो यहाँ पे दोनों किरण मिल रहा है F पर, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा हम लोग का, हम लोगों को प्रतिबिंब बन जाएगा F पर। कहां पे बनेगा, F पर मतलब फोकस पर। क्लियर है। और इसका प्राकृतिक कैसा होगा, जब मिलता हुआ प्रतीत होता है उस समय आभासी बनता है, और जब एक्चुअली में मिलता है उस समय क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक।
ठीक है, वास्तविक। और वास्तविक के साथ कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर हो गया, दोनों एक्चुअली मीट किया, इसलिए वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब हो गया। अब रहा बात आकार का, तो कैसा आकार है भाई, कैसा देखने में दिख रहा है? बिंदु के आकार का ना, तो इसमें क्या लिख देंगे? बिंदु आकार या फिर बिंदु साइज। ठीक है, बिंदु आकार या फिर बिंदु का साइज लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा स्थिति। दूसरा स्थिति क्या है? सी से परे, मतलब कोई भी वस्तु जो होगा वो सी से पीछे होगा। ठीक है, किधर होगा? सी से परे, मतलब सी के पीछे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां से कोई भी समांतर किरण अगर हम लेके जाते हैं तो कहां से आकर टकराता है? फोकस से। जब फोकस से होकर ये जब आएगा तो एक किरण तो हम लोगों ने ले लिया, दूसरा किरण क्या करेंगे? फोकस से ही ले लेते हैं। क्या करेंगे? फोकस से जब लोग लेते हैं तो ये कहां पे आके टकराता है? जहां पे भी टकराता है वहां पे क्या बनेगा? हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां पे टकराया भाई? ये हम लोगों का टकराया एफ तथा सी के बीच। कहां पे टकराया? एफ और सी के बीच कहीं पे टकराया। तो इसलिए हम लोग का जो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? एफ तथा सी के बीच। क्या हो जाएगा? एफ तथा सी के बीच। ठीक है, एफ तथा सी के बीच। उसके बाद दूसरा चीज क्या? प्रतिबिंब का प्रकृति ना। प्रकृति एक्चुअली में टकराया, एक्चुअली में जब टकराएगा तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, जब एक्चुअली में टकराता है तो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। इसको मैं बार बार बोलूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, आप कभी कंफ्यूज ना करो। ठीक है, अब सी नंबर में क्या था? प्रतिबिंब का आकार। तो देखिए, वस्तु का आकार इतना बड़ा, प्रतिबिंब का आकार इतना छोटा, तो कैसा बना? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे दो तीन और हम लोग करते हैं। यहाँ 3 नंबर क्या है? वस्तु जो हम लोग सी पर रखेंगे। ठीक है, वस्तु जो हम लोग सी पर रखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तु अगर हम लोग सी पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी पर। इसलिए इसको बनाने का जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको मतलब ऐसे पहले भी बना के देख सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का जो ट्रिक है जिससे हम लोग कभी गलत नहीं बनेगा, कुछ इस प्रकार से होगा। जितना हम लोग इस लाइन से ऊपर लेंगे उतना ही इस लाइन से क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे। ठीक है, जितना ऊपर लिए उतना ही नीचे ले लेंगे। यहां से एक समांतर किरण लेके जाएंगे, समांतर किरण को टकरा के फोकस से लाते हुए इसका सिर तक लेके आएंगे। क्या करेंगे? ऐसा हो जाएगा। और एक क्या करेंगे? यहां से हम लोग फोकस पे लेके जाएंगे और इस फोकस से हम लोग कहां लेके आएंगे? यहाँ इससे टकराते हुए लेके आएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला काम क्या किए? फोकस से लेके गए, सॉरी समांतर लेके गए और फोकस से आ गया। फिर दूसरा क्या किए? फोकस से लेके गए और समांतर आ गया। दोनों कहां पे मिला? सी पर। तो जब सी पर मिला तो वस्तु का स्थिति क्या हो जाएगा? सी पर हो जाएगा ना। वस्तु की स्थिति सी पर था, प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? एक्चुअली में मेट हुआ है तो इसमें भी क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा उल्टा। यही ना, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। 80 नंबर में क्या? प्रतिबिंब का आकार। आकार देखिए दोनों में बराबर है ना, मैंने पहले ही बनाया तो आप लोग ये मत बोलिए कि आप जानबूझ के वैसा बनाया। एक्चुअली में इसमें ऐसा ही बनता है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग का थोड़ा सा इधर उधर मतलब कोई एक बड़ा कोई एक छोटा दिखता है तो फिर उसको हम लोग को गलत मान दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं जिससे कि वो बराबर दिखे और टीचर जो है वो तुरंत समझ जाए कि हाँ ये सही बनाया है। अगर हम लोग यहाँ पे बराबर लिखेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि इतना देर पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे कि बराबर होता है, और सही से बनाने से बराबर तो होता ही है। लेकिन अगर हम लोग गलती से इधर उधर थोड़ा सा हो गया, क्योंकि हम लोग पूरा इसका ज्योमेट्री का सामान लेके तो नहीं बना रहे, फ्री हैंड से बना रहे, तो थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। अगर इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिखेगा तो फिर डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले जितना लकीर ऊपर लिए उतना ही लकीर नीचे लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक
ठीक है। बाकी में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, बाकी में अगर थोड़ा सा छोटा बहुत बड़ा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में उसमें क्या होता है, बड़ा छोटा तो होता ही है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा इसी तरीके से बनाइएगा। तो सी नंबर पे क्या है, प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा होगा भाई, आकार जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। चलिए आते हैं चौथा नंबर पे। वस्तु कहां पे रखा हुआ है, एफ तथा सी के बीच। एफ तथा सी के बीच रखा हुआ है ना, एफ तथा सी के बीच। एफ तथा सी के बीच कहां पे हो जाएगा, देखिए ये एफ है ये सी है, तो इसके बीच एफ तथा सी के बीच रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं आप लोग। यहां से एक समांतर किरण लेके गए, टकराने के बाद वो कहां से आएगा, फोकस से आ जाएगा। एक किरण हम लोग क्या करते हैं, एफ पे ले जाते हैं। ठीक है, ये जो एफ पे हम लोग लेके गए, ये हम लोग का आके यहां पे मिट गया, यहां पे मिल गया। ठीक है, आप लोग देखिए यहां एक समांतर किरण लेके गया, फोकस से लेके आया तो इधर पार हो गया, उसके बाद दूसरा क्या लिए, जितने एंगल से गया था उतना ही एंगल से ये रिटर्न आ गया, तो फिर ये यहाँ पे आके मीट कर रहा है। तो जहां पे मीट करता है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, सी से पीछे है तो सी से परे, क्या लिखेंगे, सी से परे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आकार का बात करें तो इसमें देखिए छोटा सा आकार, इसमें बड़ा आकार है। तो आकार सॉरी बी नंबर पे क्या है, वास्तविक तथा उल्टा वाला ना, प्रकृति का बात है। तो इसमें एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। सी नंबर पे क्या था, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या है, वस्तु जब एफ पर हो। ठीक है, वस्तु कहां पे होना चाहिए, एफ पर होना चाहिए। तो एफ पर हम लोग कोई वस्तु को रखते हैं। ठीक है, तो ये फोकस से तो समांतर लेके जाएंगे तो ये फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा वाला जब किरण हम लोग यहां से ध्रुव पे लेके जाएंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, समांतर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर निकल जाएगा ना। इसको समांतर किरण तो पता है ना आप लोगों को, ना इधर बढ़ाने से मिलेगा ना ही पीछे बढ़ाने से मिलेगा। मतलब ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब ये प्रतिच्छेद कहीं पर नहीं करेगा तो कहां पे करेगा, अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। ठीक है, समांतर किरण के बारे में हम लोगों ने पहले जाना था कि अगर समांतर किरण आता है तो कहां से आता है, अनंत से। समांतर किरण जाएगा तो कहां जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो वस्तु जब एफ पर होगा तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा हम लोगों का अनंत पर। ठीक है, इसमें कभी भी रे डायग्राम में एरो का जो निशान है वो छूटना नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि प्रकाश किधर से किधर आप लेके गए हैं। ठीक है, जिससे कि टीचर को आसानी होता है देखने में और समझने में। तो इससे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, अनंत पर। ठीक है, उसके बाद बी नंबर पे क्या है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों मिल नहीं रहा है आप बोलिएगा, लेकिन एक्चुअली में प्रकाश का किरण तो इधर जा ही रहा है, तो इसलिए इसमें क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। अब सी नंबर पे क्या था, वस्तु का आकार ना। तो अनंत पे होगा तो कैसा वस्तु होगा, बहुत बड़ा वस्तु होगा, तभी तो अनंत से आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी प्रतिबिंब का आकार अगर अनंत पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अनंत पे जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो बहुत ही बड़ा आकार का होता है। ठीक है, तभी तो जाके अनंत से आ रहा है। तो छोटा वस्तु रहता तो अनंत से प्रकाश यहां तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है, अगर अनंत से आ रहा है इसका मतलब वस्तु बहुत ही बड़ा है, या फिर प्रतिबिंब जो है वो बहुत ही बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को समझना है। फिर अगला क्या है, यहाँ पे वस्तु जो है वो कहां पे है, पी तथा एफ के बीच। कुछ यहाँ पे है, पी तथा एफ के बीच।
सबसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं, देखिए अगर हम लोग सी से कोई प्रकाश का किरण यहां से लेके जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे, सी से, तो ये कहां से आके टकराएगा, सी से जैसा जाएगा वैसा ही सी से वापस आ जाएगा। ठीक है, सी से सी पे अगर जा रहा है तो सी से टकरा के वापस सी पे ही आता है। ये हम लोगों ने पहले से सीख रखा है। उसके बाद क्या, एक किरण जब हम लोग इससे यहां पे ले लेते हैं, ध्रुव पे ले लेते हैं, तो ये जितने कोण से जाएगा उतने ही कोण से क्या होगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो ये इधर तो कभी मीट नहीं करेगा, इधर फैलते जा रहा है, इधर मीट करेगा। तो इधर जिधर ये मीट करेगा, ठीक है, जहां पर भी ये मीट करे, यहां पे मीट कर रहा है, तो यहीं पे ये हम लोग का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे हम लोग का एक्चुअली भी मीट नहीं कर रहा है। मीट कैसा कर रहा है, हम लोग इसको बस इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण तो इधर फैलते जा रहा है, इधर फैलते जाएगा तो किधर, इसको पीछे साइड मिलाएंगे तभी तो मिलेगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, जैसा वस्तु का सिर देखिए सीधा ऐसा ही है, इसमें भी सीधा है। ठीक है, इसका सिर अगर ऊपर है तो इसमें भी सीधा देखिए ऊपर है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसमें कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो सबसे पहला आता है वस्तु का स्थिति। वस्तु का स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे। दूसरा क्या था, उसका प्राकृतिक बताना था। प्राकृतिक क्या हो जाएगा भाई, सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी। उसके बाद हम लोगों को बताना है इसका आकार के बारे में। तो आकार क्या है, देखिए ये छोटा सा वस्तु है, बड़ा बन गया, तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई, वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखे और प्रतिबिंब कैसा ज्ञात होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे, तो वही जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें दो ही स्थिति उत्पन्न होता है। सबसे पहला आता है अनंत पर और दूसरा आता है दर्पण के सामने। क्योंकि एक तो बहुत दूर होगा या फिर दर्पण के सामने कहीं पर भी रख दे हम लोग का प्रतिबिंब एक ही प्रकार का बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जब अनंत पे होगा तो प्रकाश से किरण कैसा आएगा भाई, तो एकदम समांतर आएगा। ठीक है, कैसा किरण आएगा, समांतर आएगा। लेकिन टकरा के ये ऐसा जाएगा कि ये लगेगा कि हम लोग कहां से मिल रहा है, फोकस से, जो हम लोगों ने नियम में पढ़ रखा था। ठीक है, ये कहां से मिलेगा, फोकस से। ठीक है, टकरा के ये इधर निकल जाएगा। तो इस आगे तो ये कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहां पे मिल रहा है, फोकस पे, मतलब एफ पर मिल रहा है ना। तो ये जहां पे मिलता है वही हो जाता है हम लोग क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, एफ पर। क्या हो जाएगी, एफ पर, मतलब फोकस पर। क्लियर है। प्रकृति देखिए डॉटेड लाइन से बना ना, डॉटेड लाइन से मतलब हम लोग इमेजिन करके मिलाए ना। तो एक चीज पहचानने, देखिए आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर डॉटेड लाइन से अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा, अगर पूरा लाइन से बना रहे हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये हम लोग डॉटेड लाइन से बनाए तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। या फिर हम लोग लिखते हैं सीधा तथा आभासी। ठीक है, सीधा तथा आभासी। उसके बाद इसका प्रतिबिंब का आकार। तो आकार देखिए कैसा आकार है, बिंदु साइज। कैसा आकार है, बिंदु साइज, या फिर आकार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अनंत पर रखी वस्तुओं का स्थिति हम लोग ज्ञात कर लेंगे, उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहां पे होगा, है ना। अब उसके बाद आता है दर्पण के सामने का। तो दर्पण के सामने हम लोग कहीं पर भी रख दें, ठीक है, कहीं पर भी रखेंगे तो सेम कंडीशन, सेम उसी टाइप से बनेगा। तो सबसे पहला अगर किरण हम लोग प्रकाश समांतर किरण लेके जाते हैं तो टकराने के बाद कैसा मिलता है, फोकस से होके गुजरते प्रतीत होता है ना। तो फोकस से होके गुजरते हुए प्रतीत होगा। दूसरा क्या, अगर हम लोग यहाँ से ध्रुव से लेके जाते हैं तो ध्रुव पे जितना कोण से जाता है उतना ही कोण से क्या होता है, टकरा के वापस चला जाता है। तो ये जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति नहीं लिखा,
P लिखा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बना भाई, P तथा F के बीच। दर्पण के सामने आप कहीं पर भी रखिए तो वस्तु कहाँ पे वस्तु को आप कहीं पर भी रखिए दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, P तथा F के बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो गया, P तथा F के बीच, ठीक है, P तथा F के बीच। अब बात आता है सीधा तथा आभासी होगा या फिर, तो इसमें भी देखिए हम लोग डॉटेड लाइन से बनाया, तो कैसा होगा, सीधा तथा आभासी। उसके बाद बात आता है आकार का। तो देखिए वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु से छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया और उत्तल दर्पण का भी निर्माण कर लिया। अब इतना चीज करने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा, अवतल दर्पण में अधिकतर केस में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये जो उत्तल दर्पण है इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा तथा आभासी। सभी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा तथा आभासी। तो अगर कहीं पे लिख रहा है तो सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम लोग को समझ जाना है कि वहां पे उत्तल दर्पण होगा। कोई एक ही केस है जब अवतल दर्पण हो सकता है, कब, जब वस्तु जो है ध्रुव और F के बीच रखा हुआ रहता है, तभी जाके हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता था अवतल दर्पण में वो सीधा तथा आभासी बनता था। बाकी सभी कंडीशन में कैसा था, वास्तविक तथा उल्टा था। तो सबसे पहला यही अंतर हो गया कि ये जो उत्तल दर्पण है उसमें सीधा तथा आभासी बनेगा और उसमें क्या दोनों बनता है ना, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का बनता है, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ये चीज हो गया। फिर और एक चीज क्या है इस उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण होगा वो क्या होता है, कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, कोई भी वस्तु को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। लेकिन ये जो अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं उत्तल दर्पण का बात करें तो ये कोई भी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। अगर हम लोग दर्पण के सामने कोई भी चीज को रखेंगे तो ये हमेशा छोटा ही दिखाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखाएगा, छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। तो ये चीज हम लोगों को जानना था, ठीक है। अब कुछ उपयोग भी जान लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए सौर भट्ठी में हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह मिलाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कुछ इस प्रकार से पढ़े थे ना, कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण था, यहाँ से आया प्रकाश की किरण, आया यहाँ टकरा के यहाँ फिर एक ही जगह आके मिल जाता था, ठीक है। जब एक जगह आके मिलता है तो इसीलिए इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोलर फर्नेस में उपयोग किया जाता है, ताकि क्या करे ये प्रकाश की किरण को एक जगह लाके मिलाए, ठीक है, जिससे कि हम लोग को ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिले। फिर बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी सैलून में किया जाता है, या फिर शेविंग मिरर में किया जाता है, या फिर जो दंत चिकित्सक होते हैं वहां पे यूज होता है, मतलब जो डेंटिस्ट यूज करते हैं यही दर्पण का यूज करते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सर्च लाइट में भी इसी का उपयोग होता है, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी इसी का उपयोग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरण को एक जगह मिलाता है, जिससे कि हम लोग अच्छा से आगे क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। अब बात आता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, ये बड़ा क्षेत्र बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसका साइड मिरर के रूप में होता है। कोई भी गाड़ी में किस मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। और साथ ही साथ ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, इसीलिए क्या होता है, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है, मतलब जो दायां है वो बायां दिखाई देगा, बायां दाहिना दिखाई देगा, जैसा समतल दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी टाइप से, ठीक है। और एक चीज क्या इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को, ये जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग जो होता है कोई भी सिक्योरिटी के लिए, मतलब दर्पण जो लगाते हैं कोई भी ज्वेलरी शॉप में या फिर कहीं पर भी सिक्योरिटी के लिए जो दर्पण लगाया जाता है, उस दर्पण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। तो आइए जानते हैं हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या बोलता है, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये v क्या चीज है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, u क्या चीज है, वस्तु की दूरी होती है, और ये जो f है ये फोकस दूरी है, ठीक है। जो हम लोगों ने वस्तु को जहां पे रखते हैं, ठीक है, तो ध्रुव से वो दूरी मापा जाता है। तो ध्रुव से वस्तु कितने दूरी पर है, वो हो जाता है वस्तु की दूरी। और ध्रुव से कितने दूरी पर बनता है
प्रतिबिंब वो हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, फोकस दूरी के बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो यही है हम लोगों का दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद आता है एक आवर्धन। ठीक है, ये जो आवर्धन है ये है क्या? ठीक है, तो आवर्धन से हम लोग को ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, या फिर कितना गुना बड़ा बन रहा है, या फिर कितना गुना छोटा बन रहा है। तो इसी चीज से हम लोग क्या पता लगाते हैं, कौन सा वस्तु कौन सा प्रतिबिंब कितना बड़ा है या फिर छोटा है, किससे? आवर्धन से। ठीक है, तो आवर्धन बराबर होता है HI/HO। HI मतलब इमेज, I मतलब क्या होता है? इमेज, इसलिए मैंने HI लिखा। ठीक है, HO मतलब O मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए HO लिखा। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को ये पता चला कि हाँ, ऊपर में हम लोग को प्रतिबिंब रखना है और नीचे में क्या रखना है? बिंब को रखना है, मतलब वस्तु को रखना है। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका होता है -V/U, मतलब ऋणात्मक क्या V मतलब क्या पढ़े अभी हम लोग? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब नेगेटिव ऑफ प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा क्या? U क्या है? वस्तु की दूरी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग दोनों दर्पण का कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, दोनों दर्पण का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? इसमें जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं जैसे U, V, F, ठीक है, जो हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं, मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, या फिर प्रतिबिंब की दूरी, या फिर ऊंचाई। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग दूरी लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, कब धनात्मक लेंगे, उसके बारे में हम लोग को ये चिन्ह परिपाटी से समझ में आता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण कैसा था भाई? कुछ इस प्रकार से था। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं उस समय यहां से इधर जो भी दूरी होता है वो प्लस में लेते हैं, यहां से इधर जो दूरी होता है वो माइनस में। उसी प्रकार से ऊपर जो दूरी लेते हैं वो प्लस में, और जो नीचे जो दूरी लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। तो अगर वो चीज अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, एक शख्स में इधर दाहिना साइड यहां पर से प्लस लेते हैं और यहां से इधर माइनस, और यहां से ऊपर प्लस लेते हैं और नीचे जो है माइनस लेते हैं। अगर वो चीज याद रहेगा तो आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग जो दूरी मेजर करेंगे, कोई भी दूरी को अगर मापेंगे तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, कोई भी दूरी अगर हम लोग मापते हैं तो यहीं से मापना है। ठीक है, कोई भी दूरी अगर इधर हम लोग ले रहे हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यहां से कोई दूरी अगर इधर ले रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में फोकस हम लोग का जानते हैं किधर होता है? इधर होता है। ठीक है, फोकस जो है इधर होता है, तो इसलिए अवतल दर्पण में जो एफ होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मतलब एफ जो हम लोग माप रहे हैं किधर माप रहे हैं? इधर साइड में माप रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। उसके बाद कोई भी वस्तु रखते हैं तो इधर ही साइड में रखते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर हम लोग इधर रख रहे हैं तो इधर ही साइड में रखते हैं, इसलिए जो यू होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर वस्तु की दूरी क्या है? इधर साइड में। ध्रुव से क्या है? ध्रुव को हम लोग ये केंद्र मानेंगे, इसका जो केंद्र मानते हैं मतलब ओरिजिन मानते हैं या फिर मूल बिंदु मानते हैं, तो हम लोग मूल बिंदु क्या को मानना है? ध्रुव को। तो ध्रुव से इधर कोई भी दूरी होगा वो नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इधर जो हम लोग वस्तु रख रहे हैं तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव लेंगे हमेशा। और अगर प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है ना, वास्तविक बनता है, एक क्या बनता है? वास्तविक बनता है, और एक बनता है आभासी। ठीक है, तो जब आभासी बनेगा उस समय क्या होगा, वास्तविक बनेगा तब क्या होगा। तो आप लोग याद करिए, जब हम लोग प्रतिबिंब बना रहा था अवतल दर्पण में तो अधिकतर प्रतिबिंब इधर बन रहा था। इधर जो बन रहा था वो क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब था। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो उधर बन रहा था ना, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग ऊंचाई देखेंगे तो वस्तु का ऊंचाई क्या ऊपर ही लेते हैं ना, वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? ऊपर लेंगे। जब ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमेशा प्लस हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई देखिए इसमें दो तरीके का बनता था, एक वास्तविक बनता था और एक बनता था उल्टा। ठीक है, मतलब आभासी, वास्तविक के साथ तो उल्टा बनता ही था। दूसरा क्या बनता था? आभासी।
तो जब हम लोग का आभासी बनेगा तो क्या होगा, तो जब वास्तविक बनता था उस समय देखते थे नीचे बनता था ना, तो नीचे बनता था तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो मूल बिंदु से नीचे जो भी लाइन लेते हैं वो कैसा होगा, नेगेटिव। और आभासी जब बनता था तो इधर ऊपर बनता था कुछ इस प्रकार से, तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये जो हम लोगों ने अभी बनाया, ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ये चिन्ह परिपाटी हम लोग, ये अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए है, इसको आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, अवतल दर्पण का है ये, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का उत्तल दर्पण में भी देगा, ठीक है। जब हम लोग उत्तल दर्पण जब हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें उपयोग होता है, सॉरी, अवतल दर्पण में एक चीज और उपयोग होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या उपयोग होता है, वक्रता त्रिज्या, मतलब जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आर क्या इधर ही लेते हैं ना, इधर ही लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, माइनस में होगा ना, याद रखिएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो भी फोकस होता है इधर होता है, ठीक है, सी भी इधर होता है ना, होल यहाँ पे होता है। तो इसमें जो एफ है, ठीक है, एफ हम लोग यहां से किधर ले रहे हैं, दाहिना साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यू का बात है, तो जो हम लोग वस्तु रखते थे वो तो हमेशा दर्पण के सामने इधर बायां साइड में रखते थे, ठीक है, दर्पण के पीछे तो नहीं रखेंगे। तो दर्पण के हमेशा किधर रखते थे, सामने रखते थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और भी तो हमेशा क्या होता था, उधर ही बनता था ना, इसलिए इसका भी हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता था। प्रत्येक स्थिति में कैसा, उधर ही साइड बनता था ना, जो इधर मतलब ध्रुव से इधर बनता था, इसलिए हमेशा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब रहा बात एच ओ का। एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु का ऊंचाई तो हमेशा ऊपर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। एच आई का बात, ये भी ऐसा ऊपर बनता था, इसलिए हमेशा ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आर का बात कर रहे हैं, तो आर भी तो इधर ही होगा, मतलब वक्रता केंद्र इधर है तो उसका त्रिज्या भी तो इधर ही बनेगा, मतलब ये भी पॉजिटिव। तो जो उत्तल दर्पण होगा उसमें सिर्फ यू नेगेटिव होता है, मतलब वस्तु की दूरी जो हम लोग लेते हैं वो नेगेटिव होता है, बाकी सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उस समय, ठीक है। तो आज का इस वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, ठीक है, अपवर्तन का सारा डिटेल वहां पढ़ेंगे, और उस वीडियो का लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मतलब कर सके आप लोग करिए, जिससे कि आपके जो भी दोस्त यार, जो भी सहपाठी हैं, वो लोग भी इस वीडियो की मदद से पढ़ाई कर सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर पसंद आई हो तो, अगर इतना देर देख लिया होगा तो पसंद तो श्योर आई होगी, ठीक है। और दूसरा बात क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बस इतना कहना चाहूंगा कि पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिजिक्स बहुत ही टफ नहीं है, बस हम लोग इस पे क्या करते हैं, टाइम कम देते हैं। टाइम कम देने की वजह से हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय देने का जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रकाश चैप्टर है और एक विद्युत चैप्टर है, और तीसरा जो चैप्टर है वो चुंबकीय प्रभाव वाला, ठीक है, चुंबकीय चैप्टर जो है, ये 3 चैप्टर के आसपास ही मतलब ये जो फिजिक्स है ना ये घूमता है, इसलिए हम लोगों को इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।